हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है द मिस्ट्री ऑफ हैंडसम कैब। ये मूवी बेसिकली 19th सेंचुरी के एक फेमस नॉवल पर बेस्ड है, जिस वजह से इस मूवी में दिखाया गया टाइम भी 19th सेंचुरी का रखा गया है। दोस्तों, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो मूवीज नॉवल या कॉमिक पर बेस्ड होती हैं, उन मूवीज की कहानी कंपैरेटिवली अच्छी होती है, वैसी मूवीज के मुकाबले जिन्हें डायरेक्ट स्क्रिप्ट से उठाकर फिल्माया जाता है। आपकी इसमें क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक शुरू करते हैं इस बेहतरीन मिस्ट्री मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बार के अंदर ओलिवर नाम के शख्स को देखते हैं। ओलिवर अपनी जिंदगी से काफी हताश था। यहाँ ओलिवर अपने सारे दुखों का कारण अपने दोस्त रॉजर को बताकर उससे कहता है कि फिलहाल तुम ही हो जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ। रॉजर कहता है, क्या आप एक और ड्रिंक लेंगे? ओलिवर कहता है, मैं पहले ही काफी ज्यादा पी चुका हूँ। ऐसा कहकर ओलिवर वहाँ से चला जाता है। रास्ते के बीच ओलिवर डगमगाने लगता है और उसे पता लग गया था कि वो आगे नहीं चल सकता, इसलिए ओलिवर कैब रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नशे के कारण वो खुद नीचे गिर जाता है। इधर उसी रास्ते से ब्रायन फिट्जगेराल्ड गुजर रहा था। ब्रायन ओलिवर के लिए एक कैब रुकवाता है और ओलिवर को ऊपर उठाने में मदद करता है, लेकिन जैसे ही ब्रायन को पता लगता है कि ये आदमी ओलिवर था, वैसे ही ब्रायन उसे वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। ब्रायन के जाने के बाद कैब ड्राइवर खुद नीचे आकर ओलिवर को उठाकर अपनी कैब में चढ़ाता है और उससे उसकी डेस्टिनेशन पूछता है। ओलिवर कहता है, मुझे सेंट हिल ले चलो। तभी इतने में ड्राइवर को सामने से ब्रायन वापस आता दिखता है। असल में ये आदमी ब्रायन के भेष में कोई और था। खैर, ड्राइवर इन दोनों को वहाँ से लेकर निकल जाता है, लेकिन जाते समय वो अनजान आदमी एक कपड़े से ओलिवर को सफोकेट करके मार डालता है। वहीं ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था, जिस कारण उसे कैब के अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है। इधर इसी का फायदा उठाकर वो आदमी ओलिवर के कोट से कोई एनवेलप निकालता है और सेंट हिल पहुंचते ही ड्राइवर की कैब से उतरकर दूसरी कैब से पैलेट स्ट्रीट की ओर जाने लगता है। उसके जाने के बाद ड्राइवर ओलिवर को भी गाड़ी से उतरने कहता है, क्योंकि सेंट हिल आ गया था, लेकिन तब ड्राइवर को पता लगता है कि ओलिवर कब का मर चुका है। यहाँ ड्राइवर के एक्सप्रेशन के साथ कहानी ओलिवर के मर्डर से 2 हफ्ते पीछे जाती है। इधर मार्क फ्रेडबी नाम के एक बड़े आदमी ने बहुत से लोगों को डिनर में इनवाइट किया था। इसमें मिस्टर ओलिवर वाइट भी शामिल थे। यहाँ डिनर में मार्क ओलिवर को मौजूद सभी मेहमानों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले मेहमान थे डंकन कैल्टन। डंकन शहर के जाने माने लॉयर हैं। दूसरी थी मार्क की खूबसूरत बेटी मार्गरेटा, और मार्गरेटा के बगल में बैठा था उसका होने वाला फियांसे ब्रायन फिट्जगेराल्ड। वहीं सबसे आखिरी गेस्ट थे फेलिक्स रॉलिस्टर। रॉलिस्टर एक जर्नलिस्ट और सोशलाइट हैं। यहाँ मार्गरेटा महसूस करती है कि ओलिवर उसे अजीब निगाहों से घूरे जा रहा था, और यहाँ ये चीज ब्रायन भी देख लेता है। फिर आगे डिनर खत्म होने के बाद ब्रायन डंकन के साथ बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लगता है। वहीं मार्गरेटा इंतजार कर रही थी कि ब्रायन की बातें कब खत्म हो और ब्रायन उसके साथ वक्त बिता सके। इसे देख डंकन ब्रायन से टॉपिक बदलकर कहता है, बिजनेस की बातें आगे भी होती रहेंगी, लेकिन पहले तुम्हें अपनी फियांसे के साथ वक्त बिताना चाहिए। तभी ब्रायन देखता है कि मार्गरेटा वहां से नाराज होकर चली गई थी। इसे देख ब्रायन मार्गरेटा को मनाने बाहर जाता है। वहीं मार्गरेटा को भी ब्रायन के ही आने का इंतजार था, लेकिन उसकी बजाय मार्गरेटा के पास ओलिवर आता है, जिसे देख मार्गरेटा थोड़ी हैरान होती है और यहाँ से जाने लगती है। तब ओलिवर उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मार्गरेटा को पता था कि ओलिवर उससे क्या कहेगा, इसलिए मार्गरेटा वहाँ से चली जाती है। यहाँ ओलिवर फैसला कर चुका था कि वो मार्गरेटा को किसी तरह अपनी बना कर रहेगा। आगे ओलिवर एक कमरे में मार्गरेटा के फादर मार्क को मिलने बुलाता है और उनसे कहता है, मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, एक काफी बड़ा सीक्रेट। ऐसा कहते हुए ओलिवर अपने पास से किसी तरह का एनवेलप निकालता है, जिसे देख मार्क के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अगली सुबह मार्क अपनी बेटी मार्गरेटा से बहस कर रहा था। मार्गरेटा कहती है, आपको अच्छे से पता है कि मैं सिर्फ ब्रायन से ही प्यार करती हूँ, फिर ऐसे में आप मेरा रिश्ता उस अधेड़ उम्र के आदमी ओलिवर से कैसे कर सकती हैं? मार्क कहता है, यही मेरा ऑर्डर है।
मार्गरेटा कहती है, मैं आपका हर एक ऑर्डर पूरा नहीं कर सकती। ऐसा कहकर मार्गरेटा कमरे से चली जाती है। आगे इस खबर के पता लगते ही ब्रायन जल्दी से मार्गरेटा के घर पहुंचता है और मार्गरेटा से कहता है, तुम्हारे पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि उन्हें हमारे रिलेशन के बारे में अच्छे से पता है। मार्गरेटा कहती है, वह काफी अड़ियल किस्म के इंसान है, वह कुछ भी कर सकते हैं। ब्रायन कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उस घटिया आदमी के हवाले हरगिज नहीं लगने दूंगा। दूसरी तरफ मार्क अपने इसी फैसले के बारे में लॉयड डंकन से मशवरा कर रहा था। तब डंकन मार्क को यही सलाह देता है कि वो अपने इस फैसले के बारे में दोबारा विचार करे, क्योंकि ओलिवर एक बुरा इंसान है। उसने अमीर बनने के लिए कई सारे लोगों को चीट किया है। वहीं ब्रायन एक होनहार लड़का है जो खुद के दम पर आज इस मुकाम पर पहुंचा है। अगर फिर भी आपने मार्गरेटा को किसी गलत आदमी के हवाले सौंप दिया तो शायद जैसे सालों पहले आपने अपनी वाइफ खोई थी वैसे ही आप अपनी बेटी भी खो दोगे। इतना कहकर डंकन वहाँ से चला जाता है। वहीं ये बात मार्क को फिर से सोचने पर मजबूर कर देती है। कुछ देर बाद ओलिवर गुस्से से मार्क को खोजते हुए उसके घर में दाखिल होता है और मार्क से कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, याद है ना हमारे बीच क्या सौदा हुआ था। मार्क कहता है, वो सौदा सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच था, उसमें मेरी बेटी शामिल नहीं थी। तुम्हें उस राज को राज रखने के बदले क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें वो हर चीज ला कर दूंगा। ओलिवर कहता है, मुझे जो चाहिए था वो तुम अच्छे से जानते हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें जल्द ही अपना इरादा इस तरह से बदलने का बहुत ज्यादा अफसोस होगा। ऐसी धमकी देकर ओलिवर वहाँ से चला जाता है। आगे हम ओलिवर को वही लेटर उसकी जेब में डालता देख पाते हैं। तभी ओलिवर को लेने वहाँ उसका दोस्त रॉजर आ जाता है। रॉजर महसूस करता है कि ओलिवर काफी निराश था, इसलिए ओलिवर का दुख कम करने के लिए रॉजर उसे अपने बार की तरफ ले चलता है, जिसके कुछ देर बाद ओलिवर उस बार से टल्ली होकर बाहर निकलता है। इस दौरान इसी रास्ते से सैली नाम की औरत हड़बड़ी में कहीं जा रही थी। सैली के हाथ में एक तरह का लेटर था जिसे लेकर वो सीधा कसीनो के अंदर घुस जाती है। यहाँ सैली कसीनो के एक वेटर को किसी तरह वो लेटर थमाकर एक आदमी तक पहुँचाने कहती है, जिसके बाद वो वेटर लेटर को उसी आदमी तक डिलीवर करता है। ये आदमी ब्रायन था। ब्रायन लेटर को जैसे ही पढ़ता है वैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं और वो गेम बीच में ही छोड़कर कसीनो से चला जाता है। दोस्तों, यही वो समय था जब ब्रायन ने रास्ते में ओलिवर के लिए कैब रुकवाई थी और जिसके बाद ब्रायन के ही ड्रेस में किसी ने आकर ओलिवर का मर्डर कर दिया था। प्रेजेंट में ओलिवर के मर्डर की न्यूज अखबार में प्रिंट हो जाती है, लेकिन क्योंकि अब तक पुलिस पता नहीं कर पाई थी कि ओलिवर कौन है, इसलिए ओलिवर का नाम अखबार में नहीं होता। दूसरी ओर डॉक्टर इंस्पेक्टर जॉर्ज को ओलिवर की मौत का कारण बताती हैं। असल में ओलिवर को मारने वाले ने ओलिवर को सफोकेट करने के साथ साथ कोई ऐसा जहर स्मेल करवाया था जिससे ओलिवर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स एक साथ खराब हो गए और हार्ट फेलियर की वजह से ओलिवर मारा गया। इसे सुन इंस्पेक्टर जॉर्ज ओलिवर से मिले कपड़ों पर एक नजर डालती हैं। इन्हीं कपड़ों के बीच एक रुमाल था। इसे देख जॉर्ज अंदाजा लगाता है कि यही वो रुमाल होगा जिसमें किलर ने जहर मिलाया था और शायद ये किलर का ही रुमाल है। जॉर्ज आगे कहता है, तो ओलिवर के कपड़ों की जेब फटी हुई थी। ये जेब शायद किलर से ओलिवर के कपड़े से कुछ निकालते वक्त हड़बड़ी में फटी होगी, लेकिन आखिर इस जेब के अंदर ऐसा क्या होगा। सीन ब्रायन पर शिफ्ट होता है जो कल से काफी परेशान था। तभी ब्रायन अपनी जेब से वही लेटर निकालकर उसे फेंकते हुए आग में जला डालता है। यानी इस लेटर में कुछ ऐसा था जिसे ब्रायन देखना भी नहीं चाहता था। दूसरी ओर हम एक जादू टोना करने वाली लेडी रोजाना को देखती हैं। रोजाना काफी घबराई हुई थी क्योंकि उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसकी असिस्टेंट रेचल नहीं बच पाई। तभी हम देखती हैं कि इस जगह पर सैली भी रहा करती थी और सैली मरी हुई लेडी रेचल की बेटी की तरह थी। रेचल की लाश देख सैली बहुत रोती है, लेकिन रोजाना सैली को रेचल की लाश के पास से हटाकर कहती है, उसे मत छुओ, उस पर शैतान का साया है। सैली कहती है, शैतान का साया उन पर नहीं, आप पर है। असल में मेरी आंट को सिर्फ हल्का सा फीवर था, लेकिन आपने उन्हें डॉक्टर के पास जाने नहीं दिया और यहाँ रहते हुए वह मर गई। मैं आप जैसे लोगों के बीच अब और नहीं रह सकती, वरना कल इनकी जगह मैं होंगी। ऐसा कहकर सैली वहाँ से जाने की तैयारी करने लगती हैं। तब रोजाना कहती है, तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम एक अनाथ हो और तुम्हारे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। इसे सुन सैली चुपके से रेचल के गले का लॉकेट उतार कर अपने पास रख लेती है और रोजाना को अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी ओर डिटेक्टिव सर्जियो कैब ड्राइवर से उस दूसरे पैसेंजर का हुलिया पता कर रहा था जिसने ओलिवर की हत्या की थी।
तो यहाँ ड्राइवर उस हत्यारे का सारा पहनावा बता देता है, लेकिन उसका चेहरा या चेहरे की रंगत ड्राइवर को नहीं पता थी। तभी वहाँ पर ऑफिसर जॉर्ज आ जाती हैं। जॉर्ज कैब ड्राइवर को वहाँ से भेज देती हैं। ड्राइवर के जाने के बाद सर्जियो जॉर्ज से कहता है, मुझे नहीं लगता कि ड्राइवर किलर होगा, क्योंकि दूर दूर तक ड्राइवर का उस आदमी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। जॉर्ज कहता है केस खत्म होने तक कोई भी आदमी शक के बाहर नहीं होता, और तुम शायद ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम मेरे राइवल हो, लेकिन याद रखना तुम मुझे कभी गलत साबित नहीं कर पाओगे। इधर हम जर्नलिस्ट फेलिक्स को भी देखती हैं। वो पुलिस से पूछता है कि क्या आपको मारने वाले की आइडेंटिटी पता लगी। जॉर्ज कहता है फिलहाल तो नहीं। फेलिक्स कहता है वेल, अगर हत्या ऐसे किसी आदमी की हुई हो जो अकेला रहता था तो उसकी लैंडलेडी को जरूर उसके गायब होने के बारे में पता लगा होगा, और वो उस आदमी के मिसिंग हो जाने का इश्तेहार भी जरूर छपवाएगी। तो इधर जॉर्ज को फेलिक्स की बातों पर पॉइंट दिखता है, इसलिए जॉर्ज इश्तेहार देखते हुए एक घर के बाहर आकर रुकता है और लैंडलेडी से पूछता है क्या यहाँ कोई मिस्टर ओलिवर वाइट नाम के शख्स रहा करते थे। लैंडलेडी कहती है हाँ रहा तो करते थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा, शायद वो इस जगह को छोड़कर भाग गया। जॉर्ज कहता है वो भागा नहीं मैम, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। इसे सुन लैंडलेडी परेशान हो जाती है। तब जॉर्ज लैंडलेडी से पूछता है क्या कोई ऐसा आदमी था जिसे मिस्टर ओलिवर अक्सर मिला करते थे। लैंडलेडी कहती है हाँ, ओलिवर का रॉजर नाम का एक बहुत अच्छा दोस्त था। नाम लेने के साथ ही रॉजर वहाँ हाजिर हो जाता है। तब जॉर्ज बताते हैं आपके दोस्त ओलिवर को किसी ने एक हफ्ते पहले मार डाला है। इसे सुन रॉजर काफी हैरान होता है, क्योंकि जस्ट उसी दिन यानी एक हफ्ते पहले ही रॉजर और ओलिवर एक साथ बार में ड्रिंक कर रहे थे, और अब ओलिवर नहीं रहा। जॉर्ज पूछता है क्या आप दोनों को किसी पर शक है जो ओलिवर की हत्या कर सकता था। तो लैंडलेडी को कुछ याद आता है। वो कहती है हाँ, एक आदमी मेरी निगाहों में है जो ये काम कर सकता है। दरअसल 1.5 हफ्ते पहले एक नौजवान यहाँ गुस्से में आधमका था। फ्लैशबैक में दिखाती है कि वो नौजवान आदमी ब्रायन था। ब्रायन डायरेक्ट ओलिवर के कमरे में जाकर सीधा उसका कॉलर पकड़ लेता है, और लैंडलेडी ब्रायन को कहते हुए सुनती है कि अगर ओलिवर ने मार्गरेटा से शादी करने का ख्याल नहीं छोड़ा तो वो उसकी सड़क के बीचों बीच हत्या कर देगा। प्रेजेंट में लैंडलेडी कहती है और आखिरकार ओलिवर की हत्या सड़क के बीचों बीच कैब के अंदर ही हुई। तभी जॉर्ज ब्रायन के कमरे में मार्गरेटा की तस्वीर देखता है, और उसे समझते देरी नहीं लगती कि उस नौजवान का ओलिवर से झगड़ा इसी लड़की के लिए हुआ था। इधर रॉजर भी जॉर्ज को बता देता है कि इस लड़की का नाम मार्गरेटा है, और ओलिवर मर्डर वाली रात शराब में धुत होकर इसी लड़की के बारे में बात कर रहा था। रात में मार्क फिर से अपने घर एक डिनर ऑर्गेनाइज करता है जिसमें सभी पुराने मेहमान आए थे सिवाय ओलिवर को छोड़कर। तब फेलिक्स बताता है मुझे आज सुबह ही पता लगा कि 7 दिन पहले कैब में जिसकी हत्या हुई थी वो आदमी ओलिवर ही था। तो इधर ओलिवर की मौत पर ब्रायन ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, यहाँ तक कि उसे ओलिवर के मरने पर हमदर्दी भी नहीं थी। तभी उनके बीच का एक मेहमान कहता है लेकिन पुलिस को ओलिवर की डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने में इतना वक्त कैसे लग गया। फेलिक्स बताता है क्योंकि किलर ने ओलिवर को तब मारा था जब ओलिवर अपनी इवनिंग ड्रेस में था, जिसे कि लंदन का हर एक दूसरा आदमी शाम के वक्त पहनता है। फिलहाल हमारे पास किलर के खिलाफ कोई सुराग नहीं। हाँ, लेकिन हमें ये पता लग गया है कि किलर ओलिवर का मर्डर करने के बाद दूसरी कैब से पैलेट स्ट्रीट गया था। फेलिक्स की वाइफ कहती है ये स्ट्रीट तो ब्रायन के घर के पास है ना। तो ब्रायन इस पर हाँ कहता है, लेकिन डंकन कहता है हो सकता है कि हमारे खूनी ने डबल बैक किया हो, मतलब खूनी ने जानबूझकर ये नकली एड्रेस वाला सुराग छोड़ा हो। वैसे भी एक शातिर खूनी वही होता है जो एविडेंस ना छोड़ने के साथ साथ नकली एविडेंस भी बनाता चले। अगली सुबह सीन वापस से सैली पर शिफ्ट होता है। सैली एक लेडी को देखती है जो काफी कमजोर थी और जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, इसलिए सैली उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक शॉपकीपर आकर सैली के पैसे उससे हड़प लेता है। सैली कहती है मेरे पैसे वापस करो। तब शॉपकीपर बताती है जिसे तुम ये पैसे सौंप रही थी वो एक वैश्या है, यही पैसे तुम आर्मी में डोनेट करके सोल्जर्स की मदद कर सकती हो। सैली कहती है मैं अपने पैसों से कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या। तो इस बात पर शॉपकीपर गर्म हो जाती है। तभी एक आदमी आकर उन दोनों को शांत कराता है। वो अजीब आदमी सैली से कहता है मैडम आपको इतने कम पैसों के लिए झगड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको इससे भी ज्यादा पैसों की जॉब दिलवा सकता हूँ, बस आपको मेरे साथ चलना होगा। तो सैली काम की तलाश में उस आदमी के साथ चलने राजी हो जाती है।
दूसरी तरफ ब्रायन मार्क और मार्गरेटा को अपने घर लेकर आता है। तभी ब्रायन की लैंडलेडी बताती है कि आपके कमरे में एक अजीब सा आदमी घड़ी ठीक करने के बहाने आया था, लेकिन इसकी बजाय वो आपके कमरे की तहकीकात कर रहा है। तो इसे सुन ब्रायन कमरे के अंदर जाता है और इधर ये आदमी इंस्पेक्टर जॉर्ज थे। जॉर्ज के हाथों वो दस्ताना लग गया था जिसे ब्रायन ओलिवर की मदद करते वक्त गलती से अपने साथ ले गया था। जॉर्ज ब्रायन से कहता है, तुम ओलिवर की हत्या करने के बाद उसका ये दस्ताना ट्रॉफी के रूप में सजाने ले आए, क्यों है ना? अब हम तुम्हें हथकड़ियों से सजाएंगे। ऐसा कहकर जॉर्ज ब्रायन को अरेस्ट कर लेता है। हालांकि ब्रायन की फियांसे मार्गरेटा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। आगे हम क्लब का सीन देखते हैं। इस क्लब में जॉर्ज ओलिवर के किलर को पकड़ने की खुशी मना रहा था। वहीं सर्जियो भी यहाँ मौजूद था। तभी वहाँ उस क्लब में डंकन भी चला आता है। फिर थोड़ी देर बाद जब सर्जियो क्लब से जाने को होता है, तभी जॉर्ज उसे ताना मारते हुए कहता है, क्यों पकड़ लिया ना मैंने किलर को तुमसे पहले? तब सर्जियो कहता है, क्या तुम्हें किलर के घर से क्लोरोफॉर्म की बोतल या कोई ऐसा वैलिड एविडेंस मिला जिससे साबित हो सके कि ब्रायन ही किलर है? जॉर्ज कहता है, शायद तुम्हें थोड़ा ड्रिंक करने की जरूरत है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे किलर को पकड़ने से तुम काफी ज्यादा निराश हो गए हो। सर्जियो कहता है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। खैर, सच को चाहे तुम जितना भी छिपा लो, वो सबके सामने एक ना एक दिन आ ही जाएगा। ऐसा कहकर सर्जियो वहाँ से चला जाता है। वहीं इधर सर्जियो की बातें डंकन के जहन में घुस गई थी। इसी के पैलर में मार्गरेटा अपने फादर मार्क से कहती है कि ब्रायन बेगुनाह है, पुलिस उस पर बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगा रही है। तब मार्क कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं डंकन को हायर करूंगा ताकि वो ब्रायन के साइड से केस लड़कर उसे बेगुनाह साबित करवा सके। तो इसे सुन मार्गरेटा अपने फादर का थैंक्स करती है। फिर अगली सुबह ही डंकन जेल जाकर ब्रायन से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे मिस्टर मार्क ने तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए हायर किया है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम मर्डर वाली रात 1 बजे से 2 बजे के बीच किधर थे? ब्रायन कहता है, ये जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता, इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए। डंकन कहता है, हमारे लिए हर एक जानकारी इम्पोर्टेंट है, वरना तुम कभी जेल से आजाद नहीं हो पाओगे। तुम्हें मुझे खुलकर बताना होगा कि तुम रात के 1 बजे से 2 बजे के बीच कहाँ थे और किससे मिले थे, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। ब्रायन कहता है, मैं इस समय के दौरान एक शख्स से मिला था, लेकिन मैं उस शख्स का जिक्र नहीं कर सकता। आगे डंकन उस कसीनो में इन्वेस्टिगेट करता है जहाँ ब्रायन मर्डर वाली रात मौजूद था। तभी डंकन के पास उस कसीनो का वेटर आकर बताता है कि उस रात कसीनो में एक अजीब हादसा हुआ था। हमारे कसीनो में एक लेडी जबरदस्ती घुसकर ब्रायन तक एक लेटर पहुंचवाने आई थी और बगैर अपने बारे में कुछ बताए वो लेडी वहां से चली गई। तो इस जानकारी के मिलते ही डंकन ब्रायन के कमरे में जाता है और यहाँ मार्गरेटा और डंकन ब्रायन के रिसीव लेटर्स देखने लगते हैं। तभी मार्गरेटा को चिमनी से जले हुए लेटर का कागज मिलता है। जब ये दोनों देखते हैं तो इस लेटर में बस ब्रायन का नाम और एक स्टैम्प था। मार्गरेटा कहती है, ये स्टैम्प तो टॉरिक स्ट्रीट का है, हमें बगैर एक भी पल गवाए वहां जाकर इस लेटर को डिलीवर करने वाली लेडी का पता लगाना चाहिए। तो अब ये दोनों यहाँ से निकल जाती हैं। दूसरी तरफ सैली को वो आदमी एक अजीब सी जगह में ले आया था। दरअसल इस जगह वैश्याओं का धंधा किया जाता था। इसे देख सैली यहाँ काम करने से मना कर देती है, लेकिन वो आदमी सैली पर दबाव डालने लगता है। इतने में सीन कट होकर डिटेक्टिव सर्जियो पर शिफ्ट होता है, जिसे डंकन हायर करने आया था ताकि वो उस औरत का पता कर सके जो उस रात ब्रायन को लेटर डिलीवर करने आई थी। डंकन को पता था कि डिपार्टमेंट में बस सर्जियो ही सबसे ईमानदार है और उसे ब्रायन के बेकसूर होने का भी अंदाजा है। सर्जियो खड़ा होकर कहता है, खैर जैसा कि तुमने बताया कि जिस औरत ने ये लेटर वेटर के हाथों डिलीवर कराया था उसका हुलिया बेढंगा था, उसने टाइट तरह के कपड़े पहने हुए थे। इसे सुन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस लेडी के कपड़ों में काफी मिट्टी लगी हुई होगी, उसके बाल जरूर बिखरे हुए होंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो लेडी स्लम वगैरह में रहती होगी। खैर इस कागज में स्टैम्प है टॉरिक स्ट्रीट का। इस इलाके में पूरी तरह चोर उचक्कों का बसेरा है और ये एरिया मशहूर है मैडम रोजाना के नाम से। डंकन पूछता है, ये रोजाना कौन है? तो आगे ये दोनों उस टॉरिक की सड़कों में जाकर रोजाना का पता पूछते हुए किसी तरह उसके अड्डे में पहुंचती हैं। यहाँ पहुंचकर डिटेक्टिव सर्जियो रोजाना से कहता है, 3 हफ्ते पहले इधर एक औरत ने दम तोड़ा था, क्या आपको उस औरत के बारे में कुछ पता है? तो रोजाना ऐसा नाटक करती है कि वो ऐसे किसी लेडी के बारे में नहीं जानती, लेकिन जैसे ही सर्जियो उसे पैसे देता है
तो रोजाना बताती है कि वो एक इमिग्रेंट औरत थी और हमारे यहाँ ही काम करती थी। उसका नाम रेचल था। डंकन कहता है, क्या रेचल से कोई आदमी मिलने आता था? रोजाना बताती है, उससे कई आदमी मिलने आते थे, लेकिन कुछ समय पहले जब वो बीमार हुई तो सैली रेचल के कहने पर उसके दिए लेटर्स इधर से उधर भेजने लगी। इसे सुन डंकन को पता लग जाता है कि सैली ही वो डिलीवरी गर्ल है जिसे ये लोग ढूंढ रहे हैं। इसलिए डंकन रोजाना से सैली का पता पूछता है, लेकिन रोजाना बताती है कि सैली इस जगह को छोड़कर चली गई और तब से वो किधर है मुझे नहीं पता। डंकन पूछता है, खैर आपने जिक्र किया था कि रेचल कई मर्दों से मिलती थी, उसमें से कोई ऐसा आदमी था जो उसके मरने से कुछ दिनों पहले उससे अक्सर मिलने आता था? रोजाना बताती है, हाँ एक ऐसा आदमी था, उसका नाम था ओलिवर वाइट। वह और रेचल कागजों के जरिए कुछ डिस्कस करते थे। डंकन कहता है, किस तरह का डिस्कशन? तब रोजाना को फिर से दोहरा पड़ता है और वो कहती है, इतना सा मुझे नहीं मालूम, अब निकलो यहाँ से। तो ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है और सबसे पहले कटघरे में ड्राइवर को पेश किया जाता है। डंकन ड्राइवर से कहता है, आपने किलर का चेहरा नहीं देखा, लेकिन आपको इतना पता है कि किलर के कपड़े मिस्टर ब्राइन से मिलते जुलते थे। खैर अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या उस रात ड्राइव करते वक्त आपने चढ़ाई हुई थी? ड्राइवर मजाक में कहता है, हाँ मैं कैब के ऊपर चढ़कर ही ड्राइव कर रहा था। इसे सुन कोर्ट में सभी हंसने लगते हैं। डंकन कहता है, मैंने यहाँ आपको मजाक करने नहीं बल्कि सच बताने खड़ा किया है। तो ड्राइवर इसका जवाब हाँ में देता है। ड्राइवर के बाद कटघरे में ओलिवर के दोस्त रॉजर और ओलिवर की लैंडलेडी को पेश किया जाता है और यहाँ ये दोनों अपनी अपनी तरफ से ब्राइन के खिलाफ ही बातें बोलते हैं, जिस कारण डंकन का पलड़ा हल्का होता हुआ नजर आता है। तभी डंकन को इंस्पेक्टर सर्जियो का एक टेलीग्राम मिलता है, जिसे पढ़कर डंकन को खुशी होती है। असल में सर्जियो ने सैली को ढूंढ लिया था। आगे अगली सुबह कोर्ट में सैली को पेश किया जाता है। तब सैली बताती है कि मेरी आंट रेचल बीमारी के कारण मरने वाली थी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे अपना लिखा एक लेटर ब्राइन को भिजवाने कहा था, इसलिए मैंने वो लेटर ब्राइन को किसी तरह पहुंचा दिया। उस लेटर को पढ़ते ही ब्राइन आंट रेचल से मिलने गया। रेचल भी ब्राइन से मिलने के बाद काफी खुश थी। फिर ब्राइन ने वहां से जाते समय मुझे लेटर डिलीवर करने के कुछ पैसे दिए और उसी वक्त बिग बैन की घड़ी बजी, जिससे मुझे पता लग गया कि रात के 1:45 बज रहे थे, यानी 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जब मर्डर हुआ था। तब मिस्टर ब्राइन मेरी आंट से कुछ डिस्कस करने में बिजी थे और इसकी चश्मदीद गवाह मैं हूँ। तो यहाँ सैली की इस गवाही से पूरा केस पलट जाता है और ब्राइन को जज नॉट गिल्टी करार करते हैं, जिसके बाद ब्राइन जेल से आजाद होकर सीधा मार्गरेटा के गले लगता है। लेकिन यहाँ मार्गरेटा सैली की शुक्रगुजार थी, क्योंकि सैली की वजह से ही आज उसका फियांसे ब्राइन जेल से बाहर निकल पाया। आगे मार्गरेटा अपने फादर को भी सैली से इंट्रोड्यूस कराती है। तब मार्गरेटा के फादर कोने में ले जाकर पूछते हैं, इस लड़की ने कोर्ट में गवाही देकर तुम्हारी मदद की, इसके लिए हम इसे रिवॉर्ड देंगे, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मार्गरेटा कहती है, मैं सैली को मेरे घर मेड रखना चाहती हूँ, जरा उसकी हालत देखिए। अगर हमने उसे हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं दी तो वो वापस स्लम में जाकर बुरे लोगों के साथ रहने लगेगी। तो यहाँ फिर से मार्क अपनी बेटी की जिद के आगे हार जाता है। दूसरी तरफ डंकन ब्राइन से पूछता है कि आपको जेल से निकलकर कैसा लग रहा है। ब्राइन कहता है, लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, लेकिन खैर मुझे इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। डंकन कहता है, लोग अफवाहें उड़ाना बंद कर देंगे जब एक बार असली किलर का चेहरा सामने आ जाएगा। वो किलर जो भी है मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। ब्राइन कहता है, भला अब किलर को पकड़ने की क्या जरूरत, अब तो मैं जेल से आजाद हूँ, तो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। डंकन कहता है, यहाँ एक आदमी की हत्या हुई है और उसका किलर खुलेआम घूम रहा है, मैं ये सब यूं ही नहीं देख सकता। भले ही कोई मेरी मदद ना करे, लेकिन मैं किलर को पकड़ कर रहूंगा। दूसरी ओर हम मार्क को देखती हैं, जो अपनी नई मेड यानी सैली की तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। तभी मार्क की कुक मार्क के सुबह वाले लेटर्स टेबल में रखकर चली जाती हैं।
जब मार्क इनमें से एक लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा था, मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। इसे पढ़कर मार्क के पैरों से जमीन फिसल जाती है और वो इस लेटर को फाड़ देता है। तभी मार्क को उसका एक हल्का सा फ्लैशबैक आता है जिसमें उसने एक बार में अपने दोस्त के साथ पहली बार एक खूबसूरत डांसर मारिया को देखा था और उसकी नज़र बस मारिया पर ही टिकी रह गई थी। वहीं इस दौरान डंकन बारटेंडर रॉजर से मिलता है और उससे पूछता है, क्या तुम रेचल नाम की किसी औरत को जानती हो? तब रॉजर बताता है, रेचल यहाँ अक्सर आया करती थी और शायद रेचल किसी मारिया नाम की औरत के घर की नौकरानी थी। वैसे मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मारिया अपने समय में एक बार क्लब की डांसर रह चुकी थी। आगे उसी रात डंकन डिनर के दौरान सभी के सामने मारिया का टॉपिक छेड़ता है और कहता है कि क्या आप में से कोई मारिया के बारे में कुछ जानता है? तो यहाँ मारिया का नाम सुनते ही मार्क एकदम से चुप रह जाता है और ये चीज डंकन नोटिस कर लेता है। तभी हम फिर से मार्क का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मार्क ने चुपके से मारिया से शादी कर ली थी और मारिया ही असल में रेचल थी जिसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये राज मार्क के अलावा कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ मार्गरेटा देखती है कि जेल से छूटने के बाद से ही ब्रायन उससे काफी चीजें छिपाने लगा था। इवन उसने आज तक मार्गरेटा को ये भी नहीं बताया था कि सैली ने उसे जो लेटर भेजा था उसके अंदर आखिर लिखा क्या हुआ था। लेकिन ब्रायन आज भी इस राज को मार्गरेटा को नहीं बताता, जिससे दोनों के बीच बहस हो जाती है। फिर मार्गरेटा गुस्से से सैली के पास पहुंचती है और उससे वो सब बताने कहती है जितना भी उसे रेचल के बारे में पता है। तब सैली बताती है कि आंट रेचल से अक्सर ओलिवर वाइट मिलने आता था और आखिरी बार जब ओलिवर उनसे मिलने आया था तब मैंने देखा कि रेचल ने ओलिवर को कोई लेटर दिया और कहा कि वह हैरान रह जाएगा कि मैं अब तक जिंदा हूँ। तो इसे सुन ओलिवर ने वो लेटर रेचल से छीन लिया और कहा कि मैं इस लेटर को मिस्टर मार्क को दिखाऊंगा। हालांकि रेचल ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन ओलिवर उस लेटर को लेकर वहां से चला गया और उसी दिन के बाद से ओलिवर कभी आंट रेचल से मिलने नहीं आया। इस कहानी को सुन मार्गरेटा पूछती है, आखिर उस ओलिवर ने मेरे डैड को लेटर देने के बारे में क्यों कहा? जरूर मिस रेचल और मेरे डैड इस केस से जुड़े हुए हैं। सैली कहती है, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आंट रेचल ने मुझे बताया था कि उनका असली नाम मारिया था और वह बार क्लब की डांसर थी। इसे सुन मार्गरेटा शॉक्ड होती हैं। दूसरी तरफ हम डंकन को देखते हैं जिसे मिलने आंट रोजाना ने बुलाया था। रोजाना को लग रहा था कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, इसलिए डॉक्टर के आने तक रोजाना डंकन को बताती है कि आज से 20 साल पहले मारिया यानी रेचल मेरे लिए काम करती थी, लेकिन जवानी के दिनों में मारिया का किसी आदमी के साथ बहुत गहरा अफेयर हुआ और ये बात मैं अच्छे से जानती थी, पर फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि मारिया किसी बंधन में बंधे। मैं उसे बस अपनी गुलाम बनाकर हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती थी। लेकिन मेरा गुस्सा तब फूटा जब मुझे पता लगा कि मारिया का बच्चा होने वाला है और वो प्रेग्नेंट है। ये बात उस नौजवान को नहीं पता थी, इसलिए जब एक दिन वो नौजवान मेरे यहाँ मारिया को लेने आया तब मैंने उसे झूठ कह दिया कि मारिया इस जगह को छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए लंदन चली गई है और उसने तुम्हें धोखा दिया है। तो इसे सुन उस आदमी का दिल टूट गया। डंकन पूछता है, आखिर वो आदमी था कौन? रोजाना बताती है, वो आदमी शहर का जाना माना नाम मार्क फ्रिटवी था। इतना बताती ही रोजाना को फिर से सदमा लगता है और वो अजीब हरकतें करने लगती है, जिसे देख डंकन और इंस्पेक्टर सर्जियो वहां से चले जाते हैं। सर्जियो थोड़ा दिमाग लगाता है कि किलर काफी शातिर है, वो हत्या करने के बाद जहर की शीशी अपने साथ तो नहीं रखेगा, इसकी बजाय उसने जहर कहीं छिपा दिया होगा। तो इसके बाद सर्जियो जहर की तलाश में लग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाती है कि मार्क से मिलने बारटेंडर रॉजर आया था। यहाँ मार्क रॉजर को काफी पैसों का एक चेक देता है। दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है हमें आगे पता लगेगा। चेक लेने के बदले रॉजर मार्क को ओलिवर का एनवलप दे गया था, यानी कि ओलिवर का एनवलप रॉजर के पास था। रॉजर के जाते ही जैसे ही मार्क उस लेटर को पढ़ता है वैसे ही मार्क के पैरों तले जमीन फिसल जाती है। मार्क जल्दी से जाकर अपनी मेड सैली को देखता है तो यहाँ मार्क को सैली के गले में वही लॉकेट दिखता है जिसे मार्क ने शादी के वक्त रेचल को पहनाया था। साथ ही मार्क को रियलाइज होता है कि सैली का चेहरा रेचल से काफी मिलता जुलता है। इसे देखते ही मार्क को काफी जोर का हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती हैं। मार्क के बेहोश होते ही कई सारे नौकर वहां आकर मार्क को हॉस्पिटल ले चलते हैं।
वहीं इधर मार्गरेटा नीचे से उठाकर ओलिवर का वो लेटर पढ़ती है तो ये लेटर उसके डैड और मारिया नाम की उस औरत के बीच का बर्थ सर्टिफिकेट था। इससे मार्गरेटा समझ नहीं पाती कि उसके डैड इसे पढ़कर इतना शॉक कैसे हो गए। मार्गरेटा के बाद इस सर्टिफिकेट को सैली भी पढ़ लेती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सर्जियो पैलेट स्ट्रीट में पड़ने वाले हर एक झाड़ी में अच्छे से जहर को ढूंढ रहा होता है और यहाँ एक पेड़ के ऊपर फाइनली उसे एक कोट मिलता है जिसके अंदर जहर की शीशी थी। आगे सर्जियो इस जहर को इसे बेचने वाली लेडी को दिखाकर पूछता है कि इसे किसने खरीदा था, तो वो लेडी रजिस्टर्ड चेक करके बताती है कि ये जहर मिस्टर ओलिवर वाइट ने खरीदा था और इसे खरीदते वक्त एक और शख्स ओलिवर के साथ थे, उनका भी नाम हमने रजिस्टर्ड किया है। सर्जियो पूछता है वो कौन था, लेडी बताती है उसका नाम है रॉजर मॉलेट। तो आगे सर्जियो इस बात को डंकन और ब्रायन को बताता है। ब्रायन पूछता है लेकिन रॉजर ये सब क्यों करेगा, वो तो ओलिवर का फ्रेंड था ना। डंकन कहता है रॉजर ओलिवर का बस दिखावटी फ्रेंड था और असल में रॉजर ओलिवर से बेइंतहा नफरत करता था क्योंकि ओलिवर उसे पैसों के मामले में काफी आगे निकल गया था। उस रात जरूर शराब के नशे में इस ओलिवर ने मिस्टर मार्क के अफेयर के बारे में रॉजर को बताने की गलती कर दी होगी, जिसके बाद रॉजर ने सोचा कि वो मार्क को ब्लैकमेल करके ओलिवर जितना अमीर बनेगा, लेकिन इसके लिए उसे सबसे पहले ओलिवर से वो लेटर हथियाना था। इसके लिए रॉजर ने ओलिवर को मारने का प्लान बनाया और क्योंकि मिस्टर रॉजर की किसी बात को लेकर ब्रायन से दुश्मनी भी थी, इसलिए रॉजर चाहता था कि इस कत्ल का सारा इल्जाम ब्रायन पर लगे। इसके लिए रॉजर ने ब्रायन जैसे कपड़े पहने और कैब के अंदर अपने ही दोस्त ओलिवर को मार डाला। तभी सीन वापस से रॉजर पर शिफ्ट होता है जिसने बैंक से चेक के पैसे निकलवा लिए थे और इन्हें लेकर वो शहर से भागने वाला था कि तभी सर्जियो और डंकन मिलकर रॉजर को रास्ते में ही पकड़ लेते हैं और यहाँ रॉजर भी पकड़वाते वक्त अपना क्राइम कबूल करता है और बताता है कि हाँ मैंने ही ओलिवर को मारा था क्योंकि मुझे वो सब चाहिए था जो भी उसके पास हुआ करता था। रॉजर को पकड़ने के बाद डंकन सारी वारदात मिस्टर मार्क को बताता है तो मार्क यहाँ एक राज रिवील करता है कि असल में सैली कोई अनाथ नहीं बल्कि उसकी और मिस रेचल की नाजायज बेटी है, पर मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि सैली और मार्गरेटा दोनों बहनें हैं। इतना कहकर मार्क वहीं दम तोड़ देता है। इसके कुछ दिनों बाद जब सैली मार्क का कमरा साफ करने की कोशिश करती है तो उसे मार्क के कमरे से उसकी मॉम की जवानी की तस्वीर मिलती है। इसे देखकर सैली को पता लग जाता है कि जिसे तब से वो आंट रेचल समझ रही थी वो असल में उसकी मॉम थी और मिस्टर मार्क उसके डैड थे। लेकिन सैली नहीं चाहती थी कि ये बात मार्गरेटा को पता लगे। जिसके कुछ दिनों बाद हम मार्गरेटा और ब्रायन की शादी देखते हैं। इस शादी में सभी काफी खुश थे। तभी डंकन सैली को साइड ले जाकर बताता है कि मिस्टर मार्क ने मरते वक्त मुझसे एक वसीयत बनाई थी जिसके अनुसार उनके जाने के बाद आपको सीक्रेटली उनकी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा दिया जाएगा। सैली पूछती है लेकिन मिस्टर मार्क मेरे लिए ऐसा क्यों करेंगे। डंकन कहता है ये तो मार्क ही जाने। तभी सैली के पास मार्गरेटा आती है। यहाँ मार्गरेटा इस बात को नहीं जानती थी कि वह दोनों बहनें हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच असली बहनों वाला प्यार था। इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी में मिस्टर ओलिवर की हत्या उसके सबसे करीबी दोस्त रॉजर ने की थी, वो भी इसलिए ताकि वो मार्क को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे हथिया सके क्योंकि ओलिवर के पास मार्क और मारिया का मैरिज सर्टिफिकेट था जो ओलिवर ने खुद मारिया से जबरदस्ती छीन लिया था। लेकिन शराब की हालत में ओलिवर ये सारी बातें रॉजर को बता देता है और फिर रॉजर ओलिवर की चलती हुई कैब में हत्या कर डालता है। रॉजर ने पूरा प्लान इस तरह से एग्जीक्यूट किया था जिससे देखने वाले को ऐसा लगे कि सारा काम ब्रायन का करा हुआ है और ब्रायन इस केस में फंस जाए, लेकिन अंत में रॉजर का प्लान नाकामयाब हो गया। तो होप है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। मिलते हैं। धन्यवाद।